हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है प्रबल एग्रो स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के जो है सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को लाइक कर देंगे और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सभी लोग करेंगे कैसा लगा वीडियो, इसके बारे में सभी लोग कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे। जो आपके जो है दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको, जिनको हम हिंदी में बोलें तो लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय बोलते हैं उनको। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। और जो लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं उनको दीर्घ उत्तरीय बोलते हैं। तो इसके जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने देख लिया होगा, उसी में से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। 2020 का आपका पेपर था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से थे और कुछ मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी इसमें रखे हैं उसके अलावा। तो पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोटिक जो आपके सूक्ष्मजीव होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना था। तो उसके लगभग मैंने सटीक आंसर जो है, अब आप कहेंगे सर हैंड राइटिंग में क्यों लेके नहीं आए, हाथ से लिखा हुआ वो भी मैं ला सकता था, लेकिन उसमें आपको समस्या आपको ही होती। इसमें आपकी ही सुविधा है कि आपको एक एक शब्द समझ में आ रहा है। उसमें आपको हो सकता था कि कुछ शब्द समझ ना आते। देखिए, तो आप इसको पढ़िएगा अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना समझने का प्रयास करेंगे कि प्रोकैरियोटिक जो सूक्ष्मजीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वे जीव होते हैं जिनमें कोशिका केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं होता है। कौन होते हैं जिनमें क्या नहीं होता है, कोशिका केंद्रक नहीं होता है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, वो नहीं होता है। इनकी संरचना जो होती है सरल होती है और डीएनए बिना झिल्ली के कोशिका द्रव्य में स्थित होता है। ये बैक्टीरिया और आर्किया जैसे जीवों में पाए जाते हैं। ये वातावरण में विविध भूमिकाएं निभाते हैं। देखिए 3 लाइन में मैंने सब कुछ इसमें कर दिया है कि बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं इसमें। क्या है, प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया और आर्किया जैसे आते हैं और इसके उदाहरण भी नीचे दिए गए हैं, तो ये भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार के जीव होते हैं। तो इसमें मैंने यूकैरियोटिक भी आपका पूछा जा सकता है, तो यूकैरियोटिक भी मैंने इसमें आपको इंक्लूड कर दिया है। तो यूकैरियोटिक क्या होते हैं ये भी समझ लीजिए। तो वे सूक्ष्मजीव होते हैं जिनकी कोशिकाओं में एक सुस्पष्ट कोशिका न्यूक्लियस और झिल्ली से घिरे हुए अन्य कोशिका अंगक ऑर्गेनेल होते हैं। मतलब ये उसका उल्टा होगा। उल्टा मतलब इसमें जो होगा, इसमें केंद्रक पाया जाएगा और इसके जो डीएनए होगा इसका वो उसमें झिल्ली से घिरा होगा, उसमें ऑर्गेनेल पाया जाएगा, उसका उल्टा होगा। इसके उदाहरण जरूर देख लीजिए। जो यूकैरियोटिक थे, प्रोकैरियोटिक के हमने देख लिए थे। ठीक है, तो कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ होते हैं। और यूकैरियोटिक के आर्किया और कौन थे, उदाहरण बैक्टीरिया और आर्किया थे। ये आपको इतना ही याद रखना है। आगे का आप ना भी याद रखें ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना जरूर याद रखना। यही प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया और आर्किया आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा था रोल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन सॉइल फर्टिलिटी। तो ठीक है, मृदा और उर्वरता में सूक्ष्मजीव विज्ञान का महत्व क्या है, तो इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। मृदा और उर्वरता में सूक्ष्मजीव विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। सूक्ष्मजीव मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं, जिसको हम रिसाइकिल बोलते हैं। ठीक है, पुनर्चक्रण करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव जैसे राइजोबियम वायुमंडल नाइट्रोजन का पौधों को उपयोग योग्य बनाते हैं। ये कितनी सरल भाषा है मैंने लिखा है, आप इसका एक बार जो है स्क्रीनशॉट चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ना कुछ क्वेश्चन मैं जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर देता हूँ, तो वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप दोनों ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जितने लिंक दूंगा, 3-4 लिंक दूंगा, सारे ज्वाइन कर लेना ग्रुप, जितने भी ग्रुप है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया है। इससे क्या आपकी उपज बढ़ जाती है, सब कुछ ये आपके लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सॉइल में वो काफ़ी लाभदायक होते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था एंटीबायोटिक्स से लेके, एंटीबायोटिक क्या होते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक वे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कि सूक्ष्मजीवों, कौन होते हैं, एंटीबायोटिक वे रासायनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, जो सूक्ष्मजीवों द्वारा निर्मित होते हैं और रोगजनक बैक्टीरिया या अन्य सूक्ष्मजीवों के विकास को रोकते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो भी जितने भी रोगजनक होते हैं या बैक्टीरिया वायरस वगैरह, उनको जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनको मार देते हैं। ये इनका उपयोग बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज में किया जाता है। मतलब संक्रमण होता है, किसी प्रकार के इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो उसमें एंटीबायोटिक का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे निमोनिया, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस एंटीबायोटिक्स के उदाहरण हैं। ठीक है, तो पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और एंथ्रीसाइमिन, हालांकि ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है,
किन रोगों में करती हैं, संक्रमणों का इलाज करने के लिए करती है, निमोनिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस आदि में। एंटीबायोटिक के उदाहरण हैं पेनिसिलिन है, आपका टेट्रासाइक्लिन है, एंथ्रीसाइमिन है, ये आपके क्या है एंटीबायोटिक के उदाहरण है, ये आपको याद रखना है, ये जरूर याद रखना है। जो एंटीबायोटिक के ये उदाहरण मैंने दिए हैं इनको लिखने पर आपको 1 नंबर पक्का हो जाएगा, 2 नंबर का यदि है क्वेश्चन तो। इनका अत्यधिक उपयोग दवाओं के प्रति प्रतिरोध एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट उत्पन्न कर सकता है, इनका प्रयोग डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए, ठीक है, इसका भी आप रखिए। तो एंटीबायोटिक वो होते हैं जो कि छोटे छोटे जो जीवाणु वगैरह होते हैं उनको मारने में इनका उपयोग किया जाता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये भी पूछा गया था, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था। तो ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी कोशिका दीवार में एक पतली पेप्टिडोग्लाइकन परत होती है। क्या होती है, इसको आप देखिए स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, जो भी हो आपका पढ़ना में। ऐसे ही क्वेश्चन जो है मैंने बता दिया आपको टेलीग्राम का, तो वो जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल, ठीक है। ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया बी बैक्टीरिया होते हैं जिनकी कोशिका दीवार में एक पतली पेप्टिडोग्लाइकन परत और बाहरी झिल्ली होती है, इन्हें ग्राम दाग स्टेनिंग किया जाता है तो यह बैक्टीरिया पिंक गुलाबी रंग में रंगते हैं। इनके बाहरी झिल्ली में लिलोपॉलीसैकेराइड होते हैं जो इन बैक्टीरिया के प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से बचने के मदद करते हैं। इन बैक्टीरिया में अधिकतर रोगजनक होते हैं, जैसे ये आपके नाम है, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, और आपको जो है सिंपल लैंग्वेज में आपको इसको लिखना है। ये जो है ये आपकी लैंग्वेज जो है ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में लिख के नहीं दे सकता, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको लिख के दे दूंगा तो आप एग्जाम में क्या लिखेंगे, वायरस क्या होते हैं, ठीक है। तो अब वायरस पे हम आते हैं। तो वायरस सूक्ष्मजीव होते हैं, क्या होते हैं, पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवित कोशिकाओं में प्रवेश कर उन्हें प्रभावित करते हैं। तो जो जीवित कोशिकाएं होती हैं वायरस उनमें क्या है, उनमें अगर प्रवेश वायरस कर गया तो उन्हें प्रभावित करती हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस कौन ही भूल सकता है, कितना खतरनाक वायरस था भाई साहब, कोई एक महामारी उसके कारण आई थी। ये अपनी कोशिका संरचना में केवल न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन कोल्ड के होते हैं, लेकिन स्वयं में जीवन क्रियाएं नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्रियाएं नहीं कर सकते हैं। वायरस को बढ़ने के लिए एक मेजबान कोशिका की आवश्यकता होती है, मतलब इसको एक होस्ट, मेजबान को बोलते हैं होस्ट सेल की आवश्यकता होती है, ठीक है, होस्ट सेल बोलेंगे इंग्लिश में, कोशिका को सेल बोलते हैं इंग्लिश में। मेजबान कोशिका की आवश्यकता होती है जब वायरस किसी कोशिका में प्रवेश करता है, ठीक है, तो वह कोशिका के अंदर अपने न्यूक्लिक एसिड का उपयोग करके नए वायरस का निर्माण करता है। कुछ सामान्य वायरस के उदाहरण देख लीजिए, HIV, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इसको फ्लू बोलते हैं, और कोरोना वायरस शामिल है। तो ये आपके कोरोना वायरस तो आप भूलेंगे नहीं कभी, इतना मुझे जो है विश्वास है। और HIV का भी आपने नाम सुना होगा, इन्फ्लुएंजा का भी नाम, सारे सिंपल ही हैं। वायरस के कारण कई रोग हो सकते हैं, रोग भी देख लीजिए, जैसे सर्दी होती है ना, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो सर्दी वायरस के कारण ही होती है। चिकन पॉक्स, ठीक है, कोविड-19 होते हैं। तो कोविड-19 तो भाई कौन ही बोल सकता है, कोरोना वायरस के कारण होती है कोविड-19। एजोला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजोला। एजोला एक जलकुंभी है, क्या है, जलकुंभी है जो ताजे पानी में उगती है और यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और ठीक है, अभी और एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताऊंगा एजोला के बारे में, पहले यह पढ़ लेते हैं। यहाँ जो लिखा गया है ये भी बहुत शानदार भाषा में लिखा है मैंने। एक छोटी हरे रंग की पौध होती है जो जल में तैरती रहती है, इसके ऊपर, रुकिएगा 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ये, ठीक है, हो गया है, पकड़ते हैं और पौधे के लिए उपयोगी रूप से बदलते रहते हैं, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। तो एजोला कहाँ रहते हैं, इसके ऊपर बैक्टीरिया एनीवियन एजोला रहते हैं जो हवा में नाइट्रोजन पकड़ते हैं और उसे पौधे के लिए उपयोगी रूप में बदलते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया से मिट्टी में उर्वरता बढ़ती है, इसका उपयोग कृषि में नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में किया जाता है। ये पॉइंट जरूर आपको याद रखना है, क्योंकि हमारा जो है एग्रीकल्चर का एग्जाम है, तो ये किसके लिए करते हैं, तो कृषि में नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में काम करते हैं, खासकर चावल की खेती में। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि धान के खेत में पाए जाते हैं एजोला। एजोला क्या है, जलकुंभी है, मतलब इसको हम फर्न बोलते हैं। एजोला इज़ अ फर्न, इंग्लिश में फर्न बोल सकते हैं, एजोला इज़ अ क्या है, फर्न है, ठीक है। तो इसका जो है एजोला का उपयोग जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जैविक खाद के रूप में भी हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BGA काफ़ी पूछा जाता है, आपके जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं नौकरी के लिए, उसमें भी पूछा जाता है, एजोला भी और BGA भी। कि ये BGA जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका फुल फॉर्म होता है क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका फुल फॉर्म होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। नील हरित शैवाल बोलते हैं इसको हम, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं BGA को, नील हरित शैवाल बोलते हैं। एक प्रकार की शैवाल होते हैं जो प्रोटोजोआ की तरह पौधों की श्रेणी में आते हैं। इन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल और कुछ अन्य रंगद्रव्य होते हैं जो उन्हें
हरे नीले रंग में का बनाते हैं। बीजीय पानी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। कहाँ पे करते हैं ये पानी में रहते हैं। हम इसको देखिए, हमारी जो भाषा है, हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है, उसमें इसको कई बोला जाता है। कई जगह इसको और कुछ भी बोला जाता है। इसको नीलहरित शैवाल बोलते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पानी जमा रहता है काफ़ी समय तक, वहाँ पे कई जमा हो जाती है। कई ही बोलते हैं हमारे यहाँ, इसको एल्गी बोलते हैं, इसको एल्गी। ठीक है, आपके यहाँ जो भी बोलते हो एल्गी बोलते हैं। तो वो एल्गी जमा हो जाती है, उसी को हम नीलहरित शैवाल बोलते हैं। ये धान के खेत में नाइट्रोजन, इतना याद रखिएगा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है पैडी फील्ड में। पैडी मतलब धान के खेत में। ठीक है, इतना याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप इतना आप चाहें तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, या वीडियो को स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं। अब फ्लैजलम क्या होता है, देखिए अब मैं क्या ही आपको बोलूँ कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट तो ऑटोमेटिकली बोल सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है, इतना ही कहना चाहूँगा। फ्लैजलम एक प्रकार की लंबी सिरकी जैसी संरचना होती है जो कुछ सूक्ष्म जीवों और कोशिकाओं में गति मूवमेंट के लिए पाई जाती है। यह एक प्रकार के सॉकेट होता है जो कोशिका के दीवार से जुड़ा होता है और इसके माध्यम से जीव कोशिका और आसपास के वातावरण में गतिशील हो सकती है। फ्लैजलम का मुख्य कार्य आंदोलन होता है, जैसे कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में जो है यह विभिन्न सतहों और किसी उत्तेजना की दिशा में गति करने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में फ्लैजलम के माध्यम से पानी में अन्य किसी पदार्थ में यात्रा कर सकते हैं। मतलब जो फ्लैजलम होता है, इसके ये जो है बैक्टीरिया में पाया जाता है, और इससे क्या होता है, इससे मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। मूवमेंट मतलब गति करने में, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने में उनको जो है गति करता है। कौन? फ्लैजलम। किसको? बैक्टीरिया को। इतना आपको जरूर याद रखना है। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं, कौन होते हैं, जो अपनी ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य की रोशनी, फोटोट्रॉप्स या रासायनिक प्रतिक्रिया से प्राप्त करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं वो आपको समझ आ गया है ये लाइन पढ़ करके, कि जो कि अपनी जो ऊर्जा है उसको सूर्य की रोशनी या फिर रासायनिक प्रतिक्रिया, खुद ही रासायनिक प्रतिक्रिया करके, जिसको हम केमियो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, से प्राप्त करते हैं। और इन्हें जीवन के लिए बाहरी कार्बनिक स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये खुद सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। इसका नाम ही है ऑटोट्रॉफिक। मतलब ये ऑटो मतलब सेल्फ, और ऑटो का मतलब होता है स्वयं से ये है अपना भोजन निर्माण कर लेते हैं, किसी पे इनका जो है डिपेंडेंसी नहीं रहती है। ये इसमें इसका मतलब ये होता है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये होते हैं। ठीक है, अब ये तो कंफर्म हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इन्हें जीवन के लिए बाहरी कार्बनिक स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। ये बैक्टीरिया अपने लिए आवश्यक कार्बन का स्रोत वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये जो है अपने लिए जो कार्बन का स्रोत है वो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त कर लेते हैं। इनका कुछ उदाहरण हैं, जैसे फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, नीलहरित शैवाल हो जाएगा, जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा हो जाएगा केमियो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया हैं जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये बैक्टीरिया पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन और कार्बन चक्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, ये 2020 का पेपर है। एक बार फिर से आपको जो है हम याद दिला देते हैं कि सारे क्वेश्चंस आपके जो है पूछे जाने की संभावना है। 2020 का ये पेपर है आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का, माइक्रोबायोलॉजी का। कल्चर मीडिया संवर्धन माध्यम जो है वह सामग्री है जिसे प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म जीवों के विकास और अध्ययन के लिए तैयार किया जाता है। तो कल्चर मीडिया क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा। संवर्धन माध्यम बोलते हैं हिंदी में कल्चर मीडिया को। तो कल्चर मीडिया वह सामग्री या वह मटेरियल होता है जैसे प्रयोगशाला, मतलब जिसे हम लैबोरेटरी बोलते हैं। ठीक है, लैब बोलते हैं। लैबोरेटरी में सूक्ष्म जीवों के विकास और अध्ययन के लिए तैयार किया जाता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके विकास और उनके अध्ययन करने के लिए इसका क्या है के लिए तैयार किया जाता है। यह माध्यम सूक्ष्म जीवों को पोषक तत्व, जल और अन्य आवश्यक घटक प्रदान करता है। मतलब जो कल्चर मीडिया है इसमें हम सूक्ष्म जीवों को रखते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हम इस कल्चर मीडिया में रखते हैं। ये इसके लिए भोजन पानी जो कुछ होता है, खाना इसी से प्राप्त करते हैं, जल भोजन पानी सब कुछ। ठीक है, तत्व आवश्यक घटन प्रदान करता है ताकि वे अपनी जो गतिविधियाँ हैं उनको जारी रख सकें। संवर्धन माध्यम विभिन्न प्रकार के होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के
प्रकार और उद्देश्य के अनुसार तैयार किए जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ पर इसके प्रकार दिए गए हैं। न्यूट्रिटिव माध्यम होते हैं जिसमें पोषक तत्व जो होते हैं उन्होंने न्यूट्रिएंट एगर जो कि सामान्य बैक्टीरिया के विकास के लिए उपयुक्त होता है, ये आप जरूर याद रखिएगा। इनके जो प्रकार है वैकल्पिक होते हैं, इसके अंतर्गत ये आ जाएंगे, पढ़ लीजिएगा इनको। तीसरा पोषक डिफरेंशियल माध्यम या सूक्ष्म जीवों के विभिन्न गुणों को पहचानने में मदद करता है, जैसे ब्लड एगार। संवर्धन माध्यम यह विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने के लिए किया जाता है, जैसे एनरिचमेंट ब्रॉथ। संवर्धन माध्यम का चुनाव सूक्ष्म जीवों के प्रकार और अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो इनमें से आपको जो है जिस प्रकार का आपका क्वेश्चन पूछ जाएगा उस प्रकार से आप इसको बड़ा या छोटा करके लिख सकते हैं अपनी भाषा में। तो इसमें जो है मैं आपको जो है पूरा जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वो आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा जो कुछ आपको इसमें और ऐड करना है अपनी लैंग्वेज में वो आप उसमें ऐड करके अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, अपनी भाषा में लिखना है आपको। ठीक है, प्लाज्मिड छोटे वृत्ताकार डीएनए अंश होते हैं जो कोशिका के क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा कोशिका में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। ये आमतौर पर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी हो सकते हैं। प्लाज्मिड के अतिरिक्त जेनेटिक जानकारी होती है, जैसे एंटीबायोटिक प्रतिरोध या विषाणु जनित गुण। ये गुण प्लाज्मिडों के माध्यम से एक बैक्टीरिया से दूसरे में स्थानांतरित हो सकते हैं, जिसमें जीन प्रसार की प्रक्रिया होती है, जिसे कॉन्जुगेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके प्लाज्मिड हो गए हैं। तो इसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा राइजोस्फीयर क्या होता है, तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट सारे ही हैं, पूछे गए क्वेश्चंस हैं। राइजोस्फीयर जो है वह क्षेत्र होता है जो पौधों की जड़ के चारों ओर स्थित होता है। तो कोई पौधा है ये, ठीक है, इसकी ये जड़ें हैं, तो इसके जो चारों ओर जो आपका जो है क्या है, चारों ओर स्थित होता है वह क्या होता है, क्षेत्र। ये क्षेत्र जो है इसको हम राइजोस्फीयर बोलते हैं, जो जड़ के चारों ओर है ये आपका क्षेत्र राइजोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, और जहाँ जड़ें जो है मिट्टी के साथ बातचीत करती हैं, यह मतलब संपर्क में रहती हैं जड़ें मिट्टी के साथ, इसका मतलब ये होगा बातचीत। वो उनके पास संचार का माध्यम नहीं है, कोई मुंह से बात नहीं करते हैं वो। यह क्षेत्र पोषक तत्वों, सूक्ष्मजीवों व रसायनों से भरपूर होता है। यह क्षेत्र जो होता है न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों, सूक्ष्मजीवों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रसायनों यानी केमिकल से भरपूर होता है। राइजोस्फीयर में जड़ें पोषक तत्वों के अवशोषण करती हैं और सूक्ष्मजीवों के साथ सहजीविता संबंध स्थापित करती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आपकी कोई पेड़ है और इसकी जड़ें हैं, तो यहाँ पे जो कुछ मैं बता रहा हूँ सब कुछ यहीं पे होता है। जो भी आपकी जो भी होता है यहाँ पे आपकी जो है पोषक तत्व यहीं से प्राप्त होता है, यहीं पर सहजीवनता जो होती है, सिम्बायोसिस जिसको हम बोलते हैं, यहीं पे होती है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा पूरा, ये मेन चीज़ में मैंने आपको बता दी है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में कार्बनिक पदार्थ अपघटन, ये सब आप पढ़ लीजिएगा एक बार। इसको आपको वीडियो को स्टॉप करना है, इसको पढ़ लेना है। दो सूक्ष्म जीव वैज्ञानिकों के नाम और उनका योगदान लिखिए। तो देखिए ये आपका पूछा गया है, 2 की जगह मैंने यहाँ पे 5 कर दी है, आपको किन्हीं 2 का याद रखना है। ये आप पढ़ लीजिएगा। लुई पास्चर है, इनका योगदान क्या है, तो रोगाणु सिद्धांत, जर्म थ्योरी इन्होंने स्थापित किया था। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। दूसरा है, तीसरा है, ये सब आप जो है मैं यहाँ पे आपको सब दिखा देता हूँ, तो आप वीडियो को पीछे रिवर्स करके या स्टॉप करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे 4 आप यहाँ पे इनको ज़रूर याद रखिएगा, लुई पास्चर को। ठीक है, और यहाँ पे आप चाहें तो रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, किन्हीं को भी याद रख सकते हैं, लेकिन इन्हें पहले नंबर जो लुई पास्चर है इनको ज़रूर याद रखिएगा, और इनका जो योगदान है सब। ठीक है, अब है डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आपको पढ़ के जाना है। तो नाइट्रोजन का अपक्षय यानी डीनाइट्रिफिकेशन एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रेट को NO3- से हम जो है नाइट्रेट को डिनोट करते हैं, को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से बैक्टीरिया द्वारा होती है जो ऑक्सीजन की कमी वाले वातावरण में नाइट्रेट का उपयोग ऊर्जा के लिए करते हैं। नाइट्रोजन गैस फिर वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल पढ़ लीजिएगा एक बार, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बायोफ्यूल्स क्या होते हैं? तो जैव ईंधन जो है ऐसे ईंधन होते हैं जो जैविक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। जैविक स्रोत क्या होते हैं? जैसे कि मान के चलिए आपको पेड़ पौधों से जो बायोफ्यूल प्राप्त हुए हैं, पेड़ पौधों से कोई ऊर्जा मिली है तो वो बायोफ्यूल्स कहलाएंगे। ठीक है, पेड़ पौधों से, जैसे आपने सुना होगा कि कई सारे जो है जैसे लकड़ी वगैरह जो होती है, जो ऊर्जा के ही संसाधन तो हैं, लकड़ी मिलती है या जो कुछ भी मिलता है हमें, तो वो सब बायोफ्यूल्स होते हैं।
जैसे भैंस होती है, गाय होती है, तो उसके गोबर का इस्तेमाल हम काफ़ी जो है ऊर्जा के इस्तेमाल में ऊर्जा बनाने में करते हैं। ठीक है। तो जैव ईंधन क्या है, जो कि पौधे, एल्गी, शैवाल से जैविक अपशिष्ट, ये पारंपरिक ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल पर्यावरणीय विकल्प होते हैं क्योंकि इनमें कार्बन उत्सर्जन कम होता है। जैव ईंधन नवीकरणीय होते हैं और इनका उत्पाद कृषि और जैविक कचरे से किया जाता है। प्रमुख प्रकार एथेनॉल होता है। ठीक है, एथेनॉल समझिएगा क्या होता है, गन्ने, मक्का और अन्य फसलों से प्राप्त किया जाता है और पेट्रोलियम आधारित ईंधन का उपयोग के वैकल्पिक स्रोत है। ठीक है, गन्ना और मक्का से एथेनॉल को प्राप्त करते हैं हम। बायोडीजल है वनस्पति तेल पशु वसा से बनता है और डीजल इंजन के उपयोग के लिए उपयुक्त होता है। बायोमीथेन, ये सब पढ़ लीजिएगा आप, जो कुछ है वीडियो को एक बार स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, अच्छी लैंग्वेज में लिखा है। अब यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो अब ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है, तो इसको जो है लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है, रुकिएगा, जो व्हाट्सएप का चैनल है, चैनल प्लस ग्रुप दोनों आपको ज्वाइन कर लेने हैं, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है। तो मैं लिंक यहाँ पे 3 या 4 लिंक दे दूंगा, तो वहाँ जितने भी लिंक हैं सारे आप चैनल जो ग्रुप हैं सारे आप लोग ज्वाइन करेंगे, फॉलो करेंगे वहाँ पे, तो वहीं आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो लॉन्ग आंसर टाइप है ये देखिए लिखे हुए हैं, वहाँ मैं आपको इसकी PDF दे दूँगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको कमेंट करके बताना है हमको कि किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में आपको और वीडियो चाहिए और कैसा वीडियो लगा, आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, कुछ तो आप लिख के भेजा करिए, तो हम आपके कमेंट पढ़ता हूँ मैं। तो जब आप लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा मुझे लगता है कि हाँ भाई किसी की मदद तो मैं कर पाया, जब आपके कमेंट आते हैं तो। ठीक है, धन्यवाद साथियों, पढ़ते रहिए, यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।